नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया। यह इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिस पर अन्य सभी आर्थिक क्रियाएं निर्भर करती है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है फर्श। मिट्टी अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होता है। पृथ्वी के ऊपरी परत पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत जो होती है उसको मृदा कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हमारे आसपास जो उपलब्ध मृदा होती है उस पर कई कारकों का प्रभाव होता है, जैसे कि मूल पदार्थ क्या है, धरातली दशा कैसी है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जलवायु और समय आदि। इन सभी बातों पर निर्भर करती है कि मिट्टी किस प्रकार की होगी, उसमें किस प्रकार के तत्व होंगे। जो वनस्पतियाँ होती है, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वह मिट्टी में ह्यूमस, जिसे जैविक पदार्थ भी कहते हैं, की मात्रा को निर्धारित करती है और इसी ह्यूमस या जैविक पदार्थ से मिट्टी उर्वर बनती है। मिट्टी के अध्ययन को या मृदा निर्माण की प्रक्रिया को मृदा जनन या पेडोजेनेसिस कहते हैं। दोस्तों यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मृदा के प्रकार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी और 8वां है पीट व दलदली मिट्टी। दोस्तों अब हम इन सभी 8 प्रकार के मिट्टियों को डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, जिसे अंग्रेजी में एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है जो भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों पर मिलती है, जिसे हम मैप में देख सकते हैं। यह भारत के लगभग 43% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह है एल्यूवियल सॉइल। यह लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो है वह कम होता है। यह भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जिसमें अनेक प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर है इसका विस्तार। जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वह पंजाब से असम तक विस्तृत विशाल मैदानी भाग में है। इसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के घाटियों में और केरल के तटवर्ती भागों में इसका विस्तार है। दोस्तों इसका विस्तार को हम मैप की सहायता से देख सकते हैं। भूगर्भिक संरचना के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है बांगर व दूसरा खादर। दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है बांगर, प्राचीन जलोढ़क, और इसका रंग जो काला या भूरा होता है और यहाँ पर प्रतिवर्ष मिट्टी के परत का जमाव होता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है और प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ होती है, नवीन परत यहाँ पर जमा होते रहती है। यह जो खादर है बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। दोस्तों ये बांगर और खादर को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल में कौन कौन से प्रमुख खाद्यान्न उगाए जाते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी जो उर्वरकता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस कारण से इसमें धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि फसलों की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। इसके बाद दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। यह भारत के 15% भूभाग पर विस्तृत है। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बने बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। इस कारण से इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का जलवायु, मिट्टी, तापमान, वर्षा के कारण से अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाना। और अपरदन, जब ये टूटकर बिखरे हुए जो पार्ट होते हैं, मलबा होते हैं या मिट्टी के टुकड़े अवशेष होते हैं, उसको विभिन्न जो एजेंट होते हैं जैसे हवा, पानी, ग्लेशियर आदि बहाकर दूसरी जगह पर ले जाकर परत दर परत जमा कर देती है, उसको कहते हैं अपरदन। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी का रंग काला होता है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो होता है एवं जीवाणु जो होता है ह्यूमन्स की अधिकता के कारण से इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस कारण इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरार पड़ जाती है। इस कारण से इसे जुताई की जरूरत नहीं पड़ती, अतः इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी या स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बृहत्तम होती है। इस कारण से शुष्क कृषि के लिए यह उपयुक्त माना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि खेती भी यहाँ पर की जाती है।
इस मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसका विस्तार। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी, जिसे रेड सॉइल कहते हैं। यह दूसरा सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ मिट्टी है, जो कि 18.5% भूभाग पर फैला हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित जो चट्टानें होती है उसके विघटन और वियोजन के कारण से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लाव ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजन रूप में यह पीली दिखाई देती है। इस कारण इस मिट्टी को लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अत्यधिक निक्षालित या लीच्ड मिट्टी है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन या बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह है लाल मिट्टी। इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में, पंजाब के उत्तरी पश्चिमी जिलों में, मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में, नागालैंड में, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये देख सकते हैं, तो मैप में देख सकते हैं यह है इसका विस्तार। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती है। यहाँ कपास, मूंगफली, बाजरा, दालें एवं मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। तो ये हुआ हमारा लाल मिट्टी। इसके बाद है लेटेराइट मिट्टी। इस प्रकार की मृदाओं का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में एफ बुकानन, दोस्तों नाम याद रखना है, द्वारा किया गया। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निक्षालन के कारण होता है। इसमें आयरन व सिलिका की अधिकता होती है। यह मिट्टी 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत है। इसका लाल रंग लाव अयस्क की उपस्थिति के कारण होता है। अब देखते हैं इसका विस्तार। इसका विस्तार सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, असम, मेघालय की पहाड़ियों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है या उसका विस्तार कहाँ है। इसके बाद है पर्वतीय मिट्टी, जिसको माउंटेन या हिली सॉइल भी कहते हैं। इसे वनीय मृदा भी कहा जाता है। यह भारत के 8.6% भूभाग पर अर्थात 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये जो मृदाएं है वह हिमालय की घाटियों के ढलानों पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता कारण से इसमें अम्लीय गुण पाई जाती है और इसका रंग भूरा होता है। अब हम देखते हैं इसका विस्तार। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में मिश्रित फल, मक्का, गेहूं, जौ आदि है। इसके बाद नेक्स्ट मिट्टी है शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टियाँ, जिसको एरिड सॉइल भी कहा जाता है, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। विस्तार 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में मिलता है। इस मिट्टी में ह्यूमस व जैव पदार्थ की कम मात्रा पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख फसल। शुष्क व मरुस्थलीय जो मिट्टियाँ होती है वहाँ पर ज्वार जैसे मोटे अनाज के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। फिर है सातवां लवणीय या क्षारीय मिट्टी, जिसको कहते हैं सेलाइन सॉइल। यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी होती है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में देखने को मिलता है। हम मैप में देख सकते हैं यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में विस्तृत है। दोस्तों यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सोडियम तथा मैग्नीशियम के कारण यह मिट्टी लवणीय होती है तथा कैल्शियम व पोटेशियम की प्रचुरता के कारण से यह मिट्टी क्षारीय होती है। अम्लीय तथा क्षारीय होने के कारण से यह मिट्टी खेती के लिए अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती है। लवणीय मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वह है रे, कल्लर, रकार, ऊसर, काल, चापेन आदि। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मिट्टियों में चूना या जिप्सम मिलाकर सिंचित किया जाता है तथा चावल और गन्ना जैसी लवण रोधी फसलों की खेती कर इस मिट्टियों को सुधारा जा सकता है। इस स्थिति में इसमें चावल, गन्ना, कपास, गेहूं, तंबाकू आदि की उपज संभव है। इसके बाद आठवां मिट्टी है पीट व दलदली मिट्टी, जिसको मार्सी सॉइल बोलते हैं, बॉगी सॉइल बोलते हैं या स्वैम्पी सॉइल भी बोलते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेशों एवं जल जमाव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास का अभाव होता है। तो यह है पीट व दलदली मिट्टियाँ।
पीट व दलदली मिट्टियाँ जो होती है वह खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। इसमें फेमस आयन होने से प्रायः इसका रंग नीला होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह है पीट व दलदली मिट्टियाँ। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की कमी होती है। कार्बनिक खादों व उर्वरकों को डालकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। चक्रीय कृषि, मिश्रित कृषि आदि से भी इस मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। अब देखते हैं केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। देश में मृदा अपरदन व दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। इसके अलावा मरुस्थल की समस्या के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना की गई है। दोस्तों, ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको याद रखना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच के लिए और कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया गया। और इस योजना का ध्येय वाक्य है वह है स्वस्थ धरा खेत हरा। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।